सर सबसे पहले मैं समझना चाहूँगा, ये IRGC दावा कर रहा है कि हमने प्रिंस हसन और किंग फैसल बेस जॉर्डन जो है उसे टारगेट किया है। MQ-9 ड्रोन्स जो हैं 8 वो तबाह किए और 2 सिवियरली डैमेज किए और 2 US हेलीकॉप्टर डैमेज किए इसी स्टोरेज फैसिलिटी में। साथ में कुछ माहिरीन लिख रहे हैं कि जी ये खैबर शिकन मिसाइल का इस्तेमाल और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया और वो अब ये सलाहियत ईरान के पास आ गई है कि ये जो यानी प्रोजेक्टाइल्स हैं ये नेविगेट इस तरह से करते हैं कि रास्ता नहीं पकड़ा जा सकता, रास्ता बदल लेते हैं इंटरसेप्ट होने की बजाय। क्या ये बात हकीकत के करीब तरीन मालूम होती है? क्या वजह बनी कि महफूज तरीन जो बेसिस हैं अमेरिका की वो कामयाबी से ईरान हिट कर रहा है? जी बहुत शुक्रिया जामिद साहब, आपने इनवाइट किया और आपने अच्छे लफ्ज़ कहे जी, मैं शुक्रगुजार हूँ। देखिए बुनियादी तौर पर जॉर्डन एक नई डायमेंशन है और एक लेडर ऑफ एस्केलेशन ईरान बढ़ाना चाहता है और ईरान ये मैसेज देना चाहता है कि मेरी जो इंटरेस्ट है जहां जहां कॉन्फ्लिक्ट करेगा कोई उसको सामना करना पड़ेगा। पहले मिडल ईस्ट में किया, इस दफा उन्होंने एक सरप्राइज ये वाला दिया है जो MQ-9 ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स और F-15 की बात करें। और मैं आपके व्यूअर्स को आसानी के लिए एक और भी अर्ज करते चलूं कि इसको ये ईरानी शाहिद ड्रोन ना समझा जाए जैसे हम आमतौर पे समझते हैं कि 10-20 हज़ार डॉलर का है। ये इंतहाई महंगा एंड मोस्ट मॉडर्न MQ-9 उनका मिसाइल है। ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल की कैटेगरी में आता है। ये बहुत सारे काम करता है, रिकॉनेसेंस करता है, डाटा लिंक करता है, इंफॉर्मेशन देता है, इंटेलिजेंस गैदरिंग करता है, मैपिंग करता है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वेपन भी कैरी करता है। तो ये बड़ा जिसको कहते हैं ना बहुत ही इनका एक सेंसिटिव कह लें या वैल्यूएबल एक एसेट था जिसको उन्होंने पहले भी किया। MQ-9 पहले भी उन्होंने तबाह किए हैं, एक बात F-15 भी पहले किए हैं। ये एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज करने का उनका मकसद यही है। जो आप कह रहे हैं कि बच के कैसे निकल गया, ये लेटेस्ट इन्होंने जो मिसाइल टेक्नोलॉजी अपने आर्सेनल में ऐड किया था, आपको याद होगा, जो इजराइल पर भी बमबारी की गई थी। ये जो मिसाइल हैं ये पर्टिकुलर तो नहीं बताया उन्होंने ईरान ने ज़ाहिर कौन सा यूज किया, लेकिन जो उन्होंने इजराइल पर किए थे पॉसिबली मुझे लगता है उसी की एक कैटेगरी है। ईरान ने जब पिछली जंग में भी और खासतौर पर इस दफा ईरान पर जो ईरान ने बमबारी की थी इजराइल पर, वो मुख्तलिफ किस्म की थी। यानी एक तो उनके मिसाइल मुख्तलिफ कैटेगरीज के थे जो 1600 किलोमीटर 1700 किलोमीटर दूर पहुंच के टारगेट करते थे। फिर उन्होंने डमी भी मिक्स किए थे ताकि उनके वेपन्स को जाया किया जा सके। जाहिर है 3-4 मिलियन का पैट्रियट फायर कराया जाए उसके ऊपर, और इनकी तरफ से सिर्फ डमी वो एक इंजन ही होता था, उसमें वेपन्स भी नहीं होता था। नंबर 2। नंबर 3, एक इन्होंने मिसाइल इंट्रोड्यूस करवाया था, उसको नाम ही दुनिया ने वेस्ट ने दिया था डांसिंग मिसाइल। दैट मींस वो जब स्पेस से आता है, डाउनवर्ड आ रहा होता है, तो वो डिसीव करता आता है, यानी वो आने वाले इंटरसेप्ट्स को भी विजुलाइज करता है कि कोलिजन कोर्स में यानी टकराव की तरफ कौन सा जमीन से फायर करने वाला एयर डिफेंस मेरी तरफ बढ़ रहा है और कितने प्रोजेक्टाइल और एंगल पे पॉसिबल किस लोकेशन पर टकराएगा, तो डेविएट कर जाता है, अपने आप को डिसीव करता है। जबकि आमतौर पे इतनी मनूवरेबिलिटी जो फायर किया जाने वाला है उस तरह नहीं करता। तो ये मुझे लगता है ये वही वेपन इन्होंने यूज किया है। तो आपने नोट किया होगा प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये लफ्ज भी इसी तरह का यूज किया कि इन्होंने स्नीक इन कर लिया हमारे टारगेट्स को। इसका मतलब ये है कि इन्होंने जिसको कहते हैं ना आउटस्मार्ट करने में कामयाब हुए, जो एयर डिफेंस मैकेनिज्म था जॉर्डन का, आउटस्मार्ट करने में कामयाब हुए। अच्छा सर, ये दूसरी पेशरफ जो बार बार कह रहे हैं, पिकैक्स माउंटेन, मैंने उसकी फारसी जुबान में तर्जुमा पढ़ा, कोहे कोलांग गजला वस्ती ईरान में, वो कह रहे हैं 100 मीटर नीचे है। ये जो कल रात खबर आई कि B-1 या B-2 तैयारे उड़े हैं, ये तैयारे हैं क्या अमेरिका के और इनकी सलाहियत क्या है? क्या 100 मीटर नीचे अगर कोई तनसीबात हैं ईरान की तो उनको टारगेट किया जा सकता है? जामिर साहब, ये हम पिछली जंग को लिंक अप कर लेते हैं, फिर हम बेहतर समझ पाएंगे। ये कोहे गुलान जो आप कह रहे हैं, गजला जो कह रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर अमेरिका को ये यकीन है कि ये नई साइट है तो ये इस्फान की पहाड़ियों के करीब, लेकिन वो समझते हैं कि ये एक न्यू डेवलपमेंट है। और वो मैं अर्ज करता हूँ कि क्यों डेवलपमेंट पॉसिबल है। जो फर्दो और इस्फहान के जो ट्रेडिशनल इनके जो हिस्टोरिकली नोन जगह थी, वो लास्ट टाइम अमेरिका ने हमले किए थे और अमेरिका के B-52 और बंकर बस्टर और डेजी कटर ने फायर किए थे। और आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने यह कहा भी था कि हमने इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को ऑब्लिटरेट कर दिया। ऑब्लिटरेट का मतलब है नामो निशान मिटा देना। मैंने तो उस वक्त भी नहीं माना था। बाद में प्रेसिडेंट ट्रम्प ने 7 महीने बाद दोबारा जंग छेड़ी तो कहा कि मैं तो न्यूक्लियर प्लांट को ही दोबारा उनको प्रोग्राम को तबाह करने आया हूँ। तो वो बात रीइंडोर्स हो गई कि वो तबाह नहीं उस तरह हुए होंगे। अच्छा, क्यों नहीं हुए होंगे? उस वक्त उन्होंने तकरीबन जिस तरह फायर किए थे बॉम्ब, ये बुनियादी तौर पर जमीन को पेनिट्रेट करने वाला बॉम्ब होता है। इसके अंदर ऑब्वियसली ऐसी
पेनिट्रेशन फोर्स होती है कि ये ऑलमोस्ट 70-80 मीटर तक यानी 250-300 फुट तक जमीन में चला जाता है और जाके एक्सप्लोड करता है, ठीक। जिसका मतलब है ये इस तरह की हाइडिंग जो होती है, जैसे लीडरशिप है उनको टारगेट करना हो या न्यूक्लियर को भी करता हो। लेकिन ईरान को डे वन से जामी साहब पता है कि उसके न्यूक्लियर प्लांट पर कहीं छोटे थर्ड वर्ल्ड कंट्री की एयरफोर्स ने हमला नहीं करना, अमेरिका और इजराइल ने नहीं करा। बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने पहले तो जो पिछले प्लांट थे उनको ही बहुत ही ज्यादा बॉम्ब प्रूफ ना भी बनाया तो इंतहाई बॉम्ब रेजिस्टेंट या बम की रेंज से बाहर बनाए थे। सही। अभी जो आप गजला का कह रहे हैं, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो कोई 100 मीटर और बल्कि 110 मीटर कुछ रिसर्च कहती है वो उन्होंने बनाया। मेरा तजिया ये कहता है कि ईरान ने पिछली जंग में जब इन्होंने बॉम्ब मारे थे ये B-52 के, तो उनका पोस्टमार्टम किया था बॉम्ब्स का, जो कितना पेनिट्रेट किए थे। ईरान में बहुत ज्यादा स्टडीज की गई हैं, PhD डॉक्टर्स हैं इस तरह के इफेक्ट करने वाले। उन्होंने ये तजिया किया कि इनके बॉम्ब 70, 80, 90 के मीटर से ज्यादा नीचे नहीं गए। अब ये जो उन्होंने गजला वाली बनाई है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने 110 मीटर ले गए। और ऑन टॉप ऑफ दैट एक और एलिमेंट भी जरूर ऐड करें कि 2016 में एक टेररिस्ट एक्टिविटी ईरानियों के पॉइंट ऑफ व्यू से हुई थी और ईरान समझता है कि ये बुनियादी तौर पर इजरायलियों ने की थी हमारे खिलाफ। उसके बाद उन्होंने इसका और ज्यादा डेप्थ भी की और इससे ज्यादा उसकी एक सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं। इसीलिए अमेरिका को अभी तक ये कंफर्म भी नहीं है कि ये एस्टैब्लिश्ड है उनकी जगह, अंडर कंस्ट्रक्शन है, ओनली प्लान है, या ऑलमोस्ट फंक्शनल हो चुकी है। इस वजह से उन्होंने सिर्फ एक हिंट कराया है एक थ्रेट के तौर पे कि हमें ये भी पता है कि आप वहां क्या कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि अगर आप कुछ कर रहे हुए, उनको भी यकीन अभी नहीं है कि किस हद तक वहां पे डिग्री ऑफ ऑपरेशन चल रहा है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये वाजे कर दें, ये जो B-52 की आप बात कर रहे हैं, ये B-1 B-2 क्या है और B-52 क्या है, और फिर ये किस का इस्तेमाल करते हैं नीचे इन साइट्स को हिट करने के लिए? टॉमाहाक मिसाइल्स होते हैं। B-52 जामी साहब मेरा ख्याल सबसे कन्वेंशनल बॉम्ब है। ये 1960 में लॉन्च किया गया था। आप जरा विजुलाइज कर लें कि ये तकरीबन 70 साल पुराना जहाज है। इसके बाद इन्होंने इसको इंजन अपग्रेड जरूर किए, इसकी डिसेप्शन जरूर की, इसकी रेडिएशन इंजन की कम करने की कोशिश की। ये ऑलमोस्ट एयरलाइन जितना बोइंग की तरह का एक जहाज है, बहुत बड़ा बॉम्ब बहुत कैरी करता है, बैली में करता है, लेकिन इसकी सर्वाइवेबिलिटी इशू जरूर है। अमेरिकन ने जब भी इसको B-52 को लॉन्च किया है, वो उस वक्त करते हैं जब दुश्मन मुल्क का एयर डिफेंस ऑलमोस्ट नाकारा हो चुका हो, यानी जमीन से इसको निशाना ना बनाया जाए। B-2 और B-1 बॉम्बर्स तो मोस्ट मॉडर्न हैं, जाहिर है वो वेपन कैरी करते हैं और वो रिलेटिवली नए हैं। एक और दिलचस्प बात आपको B-52 की मैं अर्ज करता चलूं कि इसको अमेरिकन का प्लान ये है कि इसको अपग्रेड, मॉडिफाई और न्यू इक्विपमेंट के साथ हम इसको आगे चलाते जाएंगे। इस वक्त अमेरिकन का प्लान है कि 2060 तक इसको लेके जाने का। आप जरा विजुलाइज करें, ये तकरीबन 90 से 100 साल की इसकी लाइफ होगी सर्विस की, अगर ये जहाज कंटिन्यू करते हैं 2050 या 50 तक तो कंफर्म उन्होंने प्लान भी किया हुआ है। और कुछ हल्के कहते हैं जी, शायद अमेरिकन कहते हैं कि हम और इसको एक्सटेंड कर ले, मॉडर्नाइज कर ले। तो ये बड़ा इफेक्टिव है, लेकिन इसके जो राउंड है, जो इसका विजिट्स है, वो मिनिमाइज इसलिए होते हैं कि बहुत ही हैवी टनेज को 35-40 हजार टन किलोग्राम के बॉम्ब उठा के ले जाता है, जिसकी वजह से ये मिनिमम एफर्ट के अंदर मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन करता है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि फेवरेबल या डिग्री ऑफ कंट्रोल आपको ऑलमोस्ट कमांड ऑफ द एयर चाहिए होती है जब ये आप इस ऐसे जहाज को लाते हैं। B-2 और B-1 बॉम्बर जो होते हैं वो जाहिर है हाई स्पीड है, उनकी मनूवरेबिलिटी है, वो जस्ट लाइक फाइटर बॉम्बर्स हैं, उनकी सर्वाइवेबिलिटी निस्बतन ज्यादा है, इवन अगर एयर डिफेंस इनकी फेवर में ना हो। लेकिन B-52 सबसे ज्यादा डिमांडिंग किस्म का एनवायरनमेंट मांगता है। बिल्कुल ठीक। आपको लगता है कि अमेरिका दोबारा इस ऑप्शन को लेगा, जैसे फिरदौर नेटन्स को टारगेट किया गया, तो आपको लगता है कि वाकई ये जो ऐलानात हैं, ये ऐलानात की हद तक हैं, या वाकई US कैन गो अप टू दिस एक्सटेंट येट अगेन? जामी साहब, इस वक्त उसकी प्रेफरेंस मेरा नहीं ख्याल न्यूक्लियर है, और शायद वो थ्रेट के तौर पे या लेडर ऑफ एस्केलेशन के तौर पे तो ईरान को डरा रहे हैं कि हम आएंगे। लेकिन अभी जितना पैटर्न मैं फॉलो कर रहा हूँ या जितनी डिस्ट्रक्शन कर रहा है अमेरिका, वो बुनियादी तौर पर जस्ट अलोंग द सदर्न कोस्ट कर रहा है। यानी जो ईरान की जो रॉकी पहाड़ हैं, बिल्कुल स्टेट ऑफ हॉर्मुज को मैनेज करने के लिए, जहां पे इन्होंने टनल्स बनाई हुई हैं, लॉन्चिंग पैड बनाए हुए हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, उनके वेपन छुपे हुए हैं, ये बुनियादी तौर पर उन तमाम स्टेशंस को कर रहा है। इवन चाबहार को भी हमला किया तो उनको कर रहा है जहां ईरान को इनकैपेसिटेट किया जा सके टू मेंटेन कंट्रोल ओवर स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अमेरिका को पता है कि जब तक ये तबाह नहीं होंगे, ईरान का स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर मैनिफेस्ट होता रहेगा कंट्रोल, और जितनी देर तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज उसके कंट्रोल से नहीं निकाला जाता,
दुनिया की नजर में अब ये बोन ऑफ नो कंटेंशन बन चुका है और ये ऑलमोस्ट वॉर ट्रॉफी बन चुकी है। सही। ना कोई अब लोग न्यूक्लियर याद कर रहे हैं, ना रजीम ये चेंज तो के है पीछे आपने हुर्मस का मामला जी, बाबुल मंदब वाली सूरत हाल हम डेली डिस्कशन में लेके आए हैं। हमारा ये क्वेश्चन वीक्स अगो कि दिस विल बी द नेक्स्ट थिंग, और वैसा हुआ। अब हौसियों ने ये कहा जी कि वो सऊदी यहाँ पे नाकाबंदी करेंगे, उनके जहाज़ों को गुजरने देंगे। आज पाकिस्तान के जो दफ्तर खारजा की स्टेटमेंट है सर, आई एम श्योर यू हैव गॉन थ्रू, पाकिस्तान का कोई परचम बरदार जहाज़ वहाँ से गुजरता है तो पाकिस्तान ने कहा है कि उसे अगर आपने रोका तो भरपूर कार्रवाई की जाएगी, और सऊदी अरब की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, सॉवरेंटी, उसके भी हम मुहाफिज हैं। हौसीज अगर रोकते हैं, नाकाबंदी करते हैं, तो पाकिस्तान की एयरफोर्स या सिस्टम किस हद तक कॉम्पिटेंट है टू टेक केयर ऑफ दैट? कैपेबिलिटी वाइज तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई हमें शक नहीं रहना चाहिए। डिपेंड करेगा कि हमारी कौम की लीडरशिप का फैसला करती है हमारी नेशनल इंटरेस्ट में। कैपेबिलिटी वाइज तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जा सकता, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हूसीज़ की जो मैनिफेस्टेशन है या उनकी कैपेबिलिटी है, उसको ईरान से मिक्स ना किया जाए। ईरान की जो कैपेसिटी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करने की, खासतौर पर जो पिछले सवाल के आखिर में मैंने अर्ज़ किया कि वो अलॉन्ग द कोस्ट उतने इतने वेपन्स किए हुए हैं, हूसीज़ की वो कैपेसिटी इसलिए नहीं है कि ना उनके पास वो वेपन है, ना उनके पास उस तरह ड्रोन है, ना उनके पास इतनी सर्विलेंस है, और ऑब्वियसली इनका टारगेट रिच एनवायरनमेंट भी नहीं है। जिस तरह ईरान ने अपनी अलॉन्ग द कोस्ट ऑलमोस्ट हर जगह, हर रॉक, हर पहाड़ी को एक किस्म का स्टेशन बना दिया, लॉन्चिंग पैड बना दिया, वहां इतनी विजिबिलिटी नहीं है उसी इसके लिए रेड सी के अगेंस्ट। नंबर वन। हाँ, शिपमेंट रुकती कैसे है? रुकती ऐसे है कि जब आप एक शिप आता है वहां से, तो जब इस तरह की थ्रेट हो जाती है तो शिप की जो ओनर्स होते हैं शिपिंग लाइन के, वो नंबर वन रिलक्टेंट हो जाते हैं कि हमने ऐसी जगह क्यों भेजे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का शिप है, 200-250 मिलियन का। नंबर वन, एक तो वो पीछे हट जाते हैं। नंबर टू, इंश्योरेंस प्रोहिबिटिव हो जाती है। जो इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं वो लेती ही नहीं है इंश्योरेंस, वो कहती हैं कि ये तो वॉर जोन है। नंबर थ्री, जो क्रू होता है शिप्स का, वो इनकार कर देता है कि हम अपनी जिंदगी को खतरा डालें। उसकी वजह से जो ट्रैफिक कम होती है, वो आपको अपरेंटली लगेगा कि हूतीज कामयाब हो गए, उन्होंने ट्रैफिक को कर्टेल कर दिया, लेकिन वो हूतीज की कैपेसिटी की वजह से नहीं होती, वो आमतौर पर डेटरेंस की वजह से होती है। लेकिन उस पर बात कर सकते हैं कि उसको काउंटर करने के भी दुनिया में बहुत तरीके हैं। तो हूतीज को मैं किसी स्टेज पर ईरान की डेटरेंस से मिक्स नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये एक और वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी थी कि सऊदी अरब के साथ जोहरी मुआहदे की मंजूरी ट्रंप दे रहा है और यूरेनियम मफजूदगी की इजाज़त मिलने का इम्कान है। इट डजंट मीन कि जी कोई जौहरी हथियार भी बन जाएंगे, एम आई राइट सर? और दूसरा, इसकी इम्पैक्ट क्या होगा? क्या खित्ते में इसमें जो ईरान से थ्रेट है उसको बैलेंस आउट करने में मदद मिलेगी? जी, मेरा ख्याल है कि इंसेंटिवाइज ही बेसिकली कर रहे हैं, और शायद वो इससे दूसरे मुल्कों को भी इंसेंटिव देना चाहते हो, जो जीसीसी और अरब ममालिक दूसरे हैं, कि अगर कोई ऐसी नौबत आई तो मैं आपकी मदद के लिए भी आ सकता हूँ। लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो इतना, अगर किसी तरह ये मटीरियलाइज हो भी जाता है, क्योंकि अभी तो सिर्फ बयान आया है, अनलीश कैसे होना है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल आने वाले वक्तों में अगर अमेरिका ने किया भी, तो ये ऑलमोस्ट उसी तरह होगा कि जैसे इनके एयर बेसिस या नेवल स्टेशन को अमेरिका खुद ही कंट्रोल करता था, वो एक कन्फाइंड एरिया था। मोर ऑफ अ प्रोविजन ऑफ लैंड होगी, नॉट द टेक्निकल या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मैं नहीं देख पा रहा। और वो सिर्फ इसलिए मुझे लगता है कि एक तो सऊदी अरब को भी इंसेंटिव देना चाहते हैं, और बाकी ममालिक को भी एक एलिमेंट ऑफ सिक्योरिटी देना चाहते हैं कि हमारे अम्ब्रेला में रहो तो हम बड़ा कुछ देंगे, हमारे खिलाफ जाओगे तो फिर ईरान आपको नहीं छोड़ेगा।